जय हिंद साथियों, हम लोग देख रहे थे घटना चक्र हिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के सवाल। देखिए आप लोग पहले सवाल उत्तर कीजिए। पहले सवाल क्या कह रहा है कि हमें कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पढ़िए और उत्तर कीजिए। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या यह सही है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है? तो ये गलत है, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक ना। चलिए दूसरे नंबर देखिए, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बिल्कुल सही है। तो दो सही है, तो केवल दो हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, केवल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करें, यहाँ जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए दूसरे नंबर सवाल देखिए, आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए दूसरे नंबर सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी देखे हैं क्या? अभी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो 1833 के एक्ट आया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये सवाल का कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, तीसरे नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो ऑप्शन ई सही है। बीपीएससी पाँचवें भी ऑप्शन पूछते हैं जो कि ई लिखा रहता है, ई ऑप्शन। तो इनमें से एक से अधिक या कोई भी नहीं। चौथे नंबर सवाल, हमें घटनाओं पर विचार करना है कि पहले नंबर देखिए, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो क्लाइव दोबारा पुनः जो है भारत का आगमन हुआ था क्लाइव का। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था, क्या पता है आप सभी को? तो ये 3 मई 1765 को क्लाइव जो है पुनः भारत आगमन हुआ था। दूसरे नंबर देखिए, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुआ था। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। वो आगे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना तो कब बना था ये? तो ये 1774 में। तो क्रम लगाइए, क्रम लगाइए, तो क्या हरा है? देखिए आप लोग, 3-1-2-4, 3-1-2-4। चलिए हम लोग देखते हैं, 3-1-2-4। तो ऑप्शन बी है 3-1-2-4। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 3-1-2-4। आप लोग सही से कर लें। एक बार हम लोग कर लिए हैं, फिर से नहीं समझ में आए तो आप लोग फिर से वीडियो को दोबारा देख ले पॉज करके, या तो जिस तरह आपको आसान लगे। देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1774। चलिए अगले सवाल देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्या पूछ रहा है कि निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है मतलब हमें गलत को देखना है। तो एक नंबर देखिए, ए नंबर, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। तो बिल्कुल सही कह रहा, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। तो ये बिल्कुल ठीक है। हमें गलत देखना है, तो ये ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का और सैनिक सुधार करने के का श्रेय क्लाइव को है। तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था। ये तो कहीं न कहीं गलत लग रहा, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश सम्राट को संग्रहित किया था। बिल्कुल गलत है, हमें गलत ही देखना था। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए यहाँ पर आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल खुद से पढ़ लें, क्योंकि इससे जो भी सवाल बनेगा आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में एक भी सवाल। हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ पाएँ। आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें, यहाँ से सवाल बनेंगे। ये लास्ट वाले लाइन 2-4 लाइन से, ये लॉर्ड डलहौजी के जो सिद्धांत थे, इससे सवाल बनेंगे। इनके क्रम भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सवाल जो है थोड़ी फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिपीट सवाल हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम 2-4 सवाल छोड़ देते हैं जो भी अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वही सवाल है, पढ़ के सुना देते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आप सभी को पता है, रॉबर्ट क्लाइव। पर इससे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें भी उसी टाइप के सवाल है। कह रहा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के जो है किस गवर्नर के समय में हुआ था। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है।
चलिए 8वें नंबर से देखते हैं, थोड़ा फर्क दिखाई देगा, 1-2 सवाल में ऐसा है, ठीक हो जाएगा इसके बाद। देखिए 8वें नंबर सवाल, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए आप लोग। देखिए 9वें नंबर सवाल, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस नीति वही है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग ने लाया था, तो ऑप्शन कहाँ गया? सी नंबर, वॉरेन हेस्टिंग। 10वें नंबर सवाल देखिए आप लोग। देखिए क्या करा, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। यहाँ पर पढ़ लीजिए, देखिए वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उनके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को आगे अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान, दोनों मतलब जो बंगाल और जो बिहार के उपदीवान नियुक्त किए थे, तो दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सीताबरय को पद से हटा दिया गया था, ये जरूर ध्यान रखें। तो मोहम्मद रजा खां कहाँ के थे और राजा सीताबरय कहाँ के दीवान नियुक्त किए गए थे। इसके बाद देखिए द्वैध शासन की शुरुआत जो है बंगाल में किसने किया था? तो 1765 ईस्वी में क्लाइव ने जो है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की प्रणाली का शुरुआत किया था बंगाल में। चलिए अगले सवाल देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। देखिए अगले नंबर सवाल, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा लाया गया? तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा लाया गया? तो कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए सही है, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए। यहाँ पर खुद से वीडियो को पॉज करें और खुद से डिटेल पढ़ ले आप लोग। 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? अभी पढ़े हैं, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी सही है, वॉरेन हेस्टिंग। सवाल रिपीट है, दोबारा पूछा गया है। देखिए अगले सवाल, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किया था, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था के नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया था और मजबूती से कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। 1763 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे, तो इसे जरूर ध्यान रखें। कॉर्नवालिस संहिता किस पर आधारित था? तो ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, जिसके तहत कर और कर्म ने टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? कौन थे सिविल सेवा? तो सिविल सेवा के जो जनक हैं थे, कौन थे? कॉर्नवालिस, तो ऑप्शन सी सही है, कॉर्नवालिस को लोक सेवा आयोग का सृजन किया था, ये जो आज यूपीएससी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया था, कॉर्नवालिस, तो ऑप्शन बी सही है, कॉर्नवालिस। अगले सवाल देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र देख लीजिए यहाँ पे डिटेल कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसे भारत में स्तंभरारी बंदोबस्त, जो अस्थाई बंदोबस्त ही है, अस्थाई बंदोबस्त या न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गया था और वहीं पर इसे दफना दिया गया था। तो कब्र जो है वहीं पे है, कहाँ पे? गाजीपुर में। चलिए अगले सवाल देखते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो नहीं होता है लागू, ये देखना है हमें। तो 1 नंबर पढ़िए, क्या करा? दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। तो दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो लागू होता है। बी नंबर कर भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी लागू होता है, हमें नहीं देखना है। आगे देखिए, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, तो ये बिल्कुल जो है लागू नहीं होता। तो ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन सी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना जो है ये लागू नहीं होता है। इसके बाद देखिए कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापित करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़े, देखिए 19 नंबर सवाल। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार थे। तो लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन ए सही है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए यहाँ पे कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। दोनों ही, ये दोनों जो है पूना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन देखिए बाजीराव सिंधिया, जो बाजीराव द्वितीय थे, ये सिंधिया के साथ दे रहा था, बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दिया। 1801 में जो है बाजीराव द्वितीय जो कि सिंधिया का साथ दे रहा था, इसने क्या किया? 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम ये हुआ कि जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद बाजीराव द्वितीय जो है ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेज़ों से बसीन की संधि की गई। तो बसीन की संधि कब हुआ था, ये ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि हुआ, जिसके तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेज़ के संरक्षण में चले गए। और ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ की गई प्रथम संधि थी। तो ये भी ध्यान रखें कि बसीन की संधि जो है मराठा और अंग्रेज दोनों के बीच पहला संधि था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? 1802 में जो बसीन की संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर कौन किया था? तो एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन थे? मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो देखिए, इस सवाल में बहुत भाई गलत कर देंगे, जैसे ही पढ़ेंगे वो ऑप्शन बी टिक कर देंगे कि हैदराबाद के निज़ाम। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला शासक अवध के नवाब था। अगर ऐसा पूछता कि वेलेज़ली का सहायक संधि पूछता तब हैदराबाद का निज़ाम करते, लेकिन यहाँ वेलेज़ली नाम का यूज नहीं किया गया है, तो हम अवध का नवाब करेंगे। ऐसे सवाल में मिस्टेक हो जाते हैं, मिस्टेक कर दीजिएगा एग्ज़ाम में और सोचिएगा घर आइएगा एग्ज़ाम देके कि कहिएगा तो सवाल तो ठीक बनाए थे लेकिन कैसे गलत हो गया। तो इसे ज़रूर ध्यान रखें, ऐसे छोटे छोटे गलती हो जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं, इसके डिटेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा ये सवाल का, आप लोग ज़रूर पढ़ें इसे। वेलेज़ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। तो पहली बात क्लियर हो गया कि वेलेज़ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। तो इस प्रणाली का आविष्कार जो है, मतलब इस प्रणाली जो है पहले से ही अस्तित्व में था। ऐसे माने जाते हैं कि डुप्ले जो थे ये प्रथम यूरोपीय थे जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो ऐसे डुप्ले, तो आविष्कारक पूछे तो कहीं कहीं डुप्ले सही हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो क्लाइव के काल में, आगे देखिए, क्लाइव के काल से
यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई। क्लाइव के समय से लगभग सभी गवर्नर जनरल जो रहे वो ये प्रणाली को अपनाया। विलेजली ने इसे विशेष तौर पर ध्यान दिया था, इसका विशेष तौर पर भी विकास किया, इस पर खास ध्यान दिया था। आगे देखिए, विलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। ये ध्यान दीजिए यहाँ से कि प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। धन देके सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था कंपनी ने, और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखने के लिए स्वीकार हो गया था, अवध का नवाब। तो ये जोड़ ध्यान दे। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि प्रश्न में विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज के बारे में पूछा जाता, तब हम उत्तर करते क्या, हैदराबाद। देखिए, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, तो किसके काल में किया गया था, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए, सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी, तो किसने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो हैदराबाद के निजाम, ये बिल्कुल सही है, स्वीकार किया था। जोधपुर के राजपूत राज स्वीकार किया था। इंदौर जो मैसूर के शासक थे ये भी स्वीकार किया था। इंदौर के होलकर राज ने इसे स्वीकार नहीं किया था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंदौर के होलकर राज जो कि सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए, आप लोग इसका डिटेल देख लीजिए एक बार। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जो कि भारत में गवर्नर बना था 1798 से लेकर 1805 तक रहा था ये गवर्नर, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो इसे जरूर ध्यान रखें। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने विलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद, मैसूर जो कि 1799 में किया था, तंजौर 1799, अवध 1801 में। क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने देख लिया अवध 1801 में, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर, ये सब जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आप लोग इसका डेट जरूर ध्यान रखें, क्योंकि क्रम लगाने के लिए कई बार पूछ लेते हैं क्रम, तो आपको डेट पता होगा तब आप सही से क्रम लगा पाइएगा। अगले सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, हैदराबाद के निजाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए आप लोग, 25 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम लगाना है हमें। सहायक संधि अभी देखे थे, हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, अब इसे सही क्रम लगाना है कि कौन सही है। तो देखिए, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, सहायक संधि को सही क्रम से लगाना है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सही है, अभी जस्ट पढ़ें, इससे पहले वाले सवाल में हमने पढ़ रखा है इसे, तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ें तो तेज में उत्तर कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, आप लोग कर लिए होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सही है, बिल्कुल 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 26 नंबर सवाल, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का जो है सूत्रपात किया। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, तो किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए आगे देखिए, अगले सवाल 27 नंबर सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता जो है स्थापित करना। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर देखिए कौन जो है सुमिलित नहीं है, कौन सही नहीं है ये देखना है। बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल ठीक है। सहायक संधि 1863 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सहायक संधि जो है, विलेजली की सहायक संधि कब लाया गया था? क्या बता पाइएगा? तेजी में बताइए, विलेजली की सहायक संधि जो है कब आई थी? तेजी में बताइए। 1798 है ना, 1798 में। तो यहाँ 63 नहीं होगा, तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी सही यहाँ पर है। आगे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 का जो एक्ट आया था, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, तो 1813 के एक्ट बिल्कुल ठीक है। और 1813 के एक्ट में ही जो है शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए की व्यवस्था किया गया था पहली बार, ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सहायक संधि 1863 में नहीं हुआ था, 1798 में हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, भारत में अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से विलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया था। ठीक ना। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था, हमने देख चुका पहले। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 का जो एक्ट आया था। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 का एक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल। समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी? तो किसने फहरा रखी थी? लॉर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन सी सही है, इन्होंने सहायक संधि लाया था, इसके माध्यम से ये भारत में पताका फहरा रखा था। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। चलिए अगले देखते हैं, अगले नंबर सवाल। उत्तर कीजिए आप लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से सवाल बनेगा। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड, यहाँ आपको डेट भी ध्यान रखना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1822 तक ये रहा था गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, इसके समय में हुआ था, जो कि ये 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो ये भी ध्यान रखें, आंग्ल नेपाल युद्ध 1815 सुगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, ठीक, जिसका अनुमोदन जो है 4 मार्च 1816 को किया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ से सवाल बन रहा है। चलिए देखिए अगले नंबर सवाल। सुगोली की संधि हुई थी, सुगोली की संधि कब हुआ था? तो 1815, अभी देख चुके हैं तुरंत, 1815 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है ये टॉपिक, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका और सवाल बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग 31 सवाल किए हैं, आगे देखेंगे दूसरे वीडियो में।